नमस्कार आप सबको, मेरा नाम अर्चना है। आज हम कक्षा 11 में सामान्य विज्ञान विषय में अध्याय 12 ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और स्पर्मेटोफाइटा के अंतर्गत स्पर्मेटोफाइटा का अध्ययन करेंगे। स्पर्मेटोफाइटा क्या है? स्पर्म जिनमें बीज युक्त पादप, ये सर्वप्रथम बीज युक्त पादप हैं। इनमें दो आते हैं, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, बीजधारी पादपों में। तो जिम्नोस्पर्म क्या है? जिम्नोस्पर्म पादपों के लाक्षणिक लक्षण पढ़ते हैं, जिनको कि नग्न बीजी कहा जाता है, जिनमें बीज अंडाशय के अंदर नहीं होते, क्योंकि इनमें अंडाशय पाया ही नहीं जाता। जिम्नोस्पर्म के पौधे अधिकतर वृक्ष जो हैं सदा हरित वृक्ष होते हैं, जैसे साइकस और पाइनस। ये पादप शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में मिलते हैं। इन पादपों का तना शाखित और अशाखित दोनों प्रकार का हो सकता है, जैसा कि स्लाइड में दिखाई दे रहा है आपको। इनमें संवहनी तंत्र जाइलम और फ्लोएम दोनों उत्तकों से मिलकर के बनता है। जाइलम में वाहिनिका तो होती है, लेकिन वाहिका नहीं पाई जाती। इसी प्रकार से फ्लोएम में जालीय नलिकाएं तो पाई जाती हैं, लेकिन सहकोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। जिम्नोस्पर्म की एक विशेषता और है जो अब तक नहीं थी। इनमें दोनों उत्तकों के मध्य एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, आयताकार, जो कि ऐधा बनाती हैं। तो ऐधा इनमें पाई जाएगी और ऐधा क्या करेगी? द्वितीयक वृद्धि करेगी, जिसके कारण इनके तने मोटे होते हैं। सामान्यतः इनमें मूसला मूल पाई जाती है। यदि साइकस की जड़ की बात करें तो उनमें नील हरित शैवाल जो है वह सहजीविता के रूप में पाई जाती है, और पाइनस की जड़ों में बाह्य पोषी कवक वह भी सहजीविता दर्शाती है। यानी दोनों लाभ के लिए जीवन यापन करते हैं। इनमें पर्ण जो होती हैं वह हरी, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सूचियाकार हैं, पिच्छाकार संयुक्त भी हो सकती हैं। इसके अलावा इनकी पत्तियों की विशेषता ये है कि इनकी पत्तियां पर मोटी बाह्य क्यूटिकल पाई जाती है, मोटी क्यूटिकल होती है। रंध्र इनमें धंसे हुए होते हैं, जैसे कि मरूदभिद पादप के अंतर्गत होते हैं। और पत्तियों में ऊपरी परत और निचली परत के मध्य में जो उत्तक पाए जाते हैं, जिनको पर्ण मध्योतक कहते हैं, वह दो भागों में बटा होता है, स्पंजी और खम उत्तक में विभाजित होता है। इन पौधों में विश्व बीजाणुविक होते हैं। ये गुरु बीजाणु और लघु बीजाणु धानियां क्रमशः गुरु और लघु बीजाणु पर पाई जाती हैं, जो सघन शंकुओं का निर्माण करती हैं, जिसे नर शंकु और मादा शंकु कहा जाता है। जैसा कि आप इस स्लाइड में चित्र में देख सकते हैं, ये शंकु हैं, नर शंकु और मादा शंकु। इस तरह से दोनों, इधर जो है ये मादा शंकु है और ये नर शंकु है। गुरु बीजाणु धानियां अथवा बीजांड बीजाणु पर्ण पर नग्न पाए जाते हैं, क्योंकि इनमें नाश्य नहीं होता। और लघु बीजाणु जो हैं वह नर युग्मकोद्भिद बनाते हैं, और गुरु बीजाणु जो हैं वह मादा युग्मकोद्भिद बनाते हैं। जिम्नोस्पर्म में वायु के द्वारा परागण क्रिया होती है। इनमें निषेचन से पहले ही भ्रूणपोष बन जाते हैं, इसलिए वह भ्रूणपोष कैसे होंगे? अगुणित ही होते हैं। निषेचन के बाद, यानी कि आप इस स्लाइड में जैसे देखें, इधर परागकण बने और ये बीजांड है। इन दोनों के मिलने से जब संरचना बनेगी, इसे युग्मनज कहते हैं। युग्मनज से जो भ्रूण बनेंगे अनेक विभाजन के बाद, उसमें एक भी हो सकता है और अनेक भी हो सकते हैं। अंडाशय नहीं होने के कारण इनमें नग्न बीजांड ही निषेचन के बाद बीज में विकसित हो जाता है। जिम्नोस्पर्म के अंदर एक बीज 3 तरह की पीढ़ियां प्रदर्शित करता है, क्योंकि अध्यावरण और बीजांड का ये तो द्विबीजपत्री होता है, द्विगुणित होता है, इसलिए वह बीजाणुद्भिद को दर्शाता है। भ्रूणपोष जो होता है वह अगुणित होता है, वह युग्मकोद्भिद को दर्शाएगा। और भ्रूण जो है वह अगली बीजाणुद्भिद अवस्था को प्रदर्शित करता है। इनमें सुस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, यहाँ देख सकते हैं आप। और जिसमें द्विगुणित, क्योंकि मुख्य जो पादप है वह द्विगुणित है,
द्विगुणित होता है। बीजाणुद्भिद अवस्था जो है वह प्रमुख वह प्रभावी होती है, जबकि अगुणित जो है वह अल्प आयु वाला होता है। अब हम पढ़ते हैं एंजियोस्पर्म। ये आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यह एक द्विबीजपत्री पादप का चित्र है। यहाँ पर एंजियोस्पर्म आप जानते हैं जिनमें बीज ढके हुए होते हैं, आवर्त बीजी कहा जाता है। तो एंजियोस्पर्म जो है उनमें स्पष्ट रूप से जड़, तना, पत्ती पाए जाते हैं। इनमें मूसला मूल भी हो सकती है, जकड़ा और अपस्थानिक मूलें हो सकती हैं। सामान्यतः इनकी पत्तियां हरी, सरल, संयुक्त, हस्ताकार, पिच्छाकार, सैव्रंत, अव्रंत। आप जानते हैं यदि पत्ती जो है वह ऐसे है, व्रंत युक्त है, पत्ती डायरेक्ट ऐसे लगी है, अव्रंत है। ठीक है। मूसला मूल की बात कर रहे थे। मूसला मूल क्या होती है? पहले एक प्राथमिक मूल बनेगी, फिर द्वितीयक, तृतीयक बनेगी, इस तरह से ये मूसला मूल है। जकड़ा मूल, प्राथमिक मूल नष्ट हो जाती है, उसके बाद इस तरह से मूल निकलती हैं। अपस्थानिक मूल वह जो है मूलांकुर से नहीं बनती हैं, पादप के जो है शाखाएं से निकल सकती हैं या पर्व संधियों से निकल सकती हैं, वो होती हैं अपस्थानिक मूलें। ठीक है। इसके बाद आपने देखा सरल पत्ती, इस तरह की सरल पत्ती होती है। पिच्छाकार पत्ती, यदि पत्ती इस तरह से विभाजित हो जाए, ये पिच्छाकार होती हैं। हस्ताकार पत्ती, इस तरह की पत्तियां होती हैं, एक वृंत से निकलती हैं, तो इस तरह की पत्तियां हो सकती हैं इनकी। ठीक है। ये पौधे जो हैं बीज पत्र के आधार पर इनको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक बीज पत्री, जैसे कि मक्का में आप देखें एक ही बीज पत्र होता है, एक बीज पत्री है, जबकि चने में आप देखें इस प्रकार बीज पत्री, दो बीज पत्र दिख रहे हैं। यहाँ पर ये एक ही बीज पत्र है इसके अंदर। यहाँ पर तो यहाँ पर एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री दो प्रकार के पौधे होते हैं। एक बीज पत्री जो पौधे हैं जैसे कि ये, इनमें जो पत्तियां हैं इनमें समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है, जबकि द्विबीज पत्री में पत्तियों में जाली का वस्त्र, इस तरह से जाल होता है, जाली का वस्त्र जैसे शीशम में है, नीम में है, इनमें पाया जाता है। इनमें पर्ण के अंदर पर्ण मध्योतक में खम्भ उत्तक और स्पंजी उत्तक पाया जाता है, रंध्र केवल निचली सतह पर। जैसा कि आप पीपल की पत्ती देखें, ऊपर वाली सतह का रंग गहरा दिखेगा, नीचे वाली का हल्का दिखाई देगा, क्योंकि उसमें रंध्र पाए जाते हैं नीचे वाली सतह पर। जबकि एक बीज पत्री की पत्तियां जो हैं सम द्विपार्श्विक होती हैं, रंध्र दोनों ही सतह पर पाए जाते हैं। संवहनी उत्तक में जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम में सभी वाहिका, वाहिनिकाएं, जाइलम उत्तक और रेशे पाए जाते हैं। फ्लोएम में भी सभी कोशिकाएं पाई जाती हैं, चाली नलिका, सह कोशिकाएं, फ्लोएम मर्दूतक, फ्लोएम फाइबर रेशे पाए जाते हैं। जाइलम और फ्लोएम को आपको मालूम होगा जटिल उत्तक कहते हैं, क्योंकि सभी कोशिकाओं के आकार एक जैसे नहीं है, आकृति एक जैसी नहीं है। मुख्य लक्षण इसमें पुष्प बनता है और पुष्प में चार भाग हैं। आप जानते हैं ये एक पुष्प है, फूल है, इसमें यहाँ पर हरे रंग का भाग है, बाह्य दलपूंज, ये दलपूंज, फिर यहाँ इस तरह से ये पुंकेसर आ जाते हैं, इसे पुमंग कहते हैं, और सबसे अंतिम भाग जो होता है वह जायांग होता है। इस प्रकार से इसमें चार भाग पाए जाते हैं। इसमें जो अंदर वाला भाग है, अंतिम जो पुंकेसर है, इस तरह से जो बनाया है, इसमें परागकण बनते हैं। जो नर भाग है नर युग्मक बनाता है, ये नरजनांग कहलाता है। और अंडाशय के अंदर यहाँ पर जायांग जो है वे मादा जन्नांग कहलाते हैं, वर्तिका और अंडाशय। तो अंडाशय के अंदर यहाँ पर अंडाशय के अंदर ही बीजांड बनते हैं, और बीजांड जो है निषेचन के बाद बीज का निर्माण करते हैं। आपको मालूम है नर जनन कोशिका क्या है? परागकण। और मादा जनन कोशिका क्या है? वह अंड है। परागण की क्रिया कीटों के द्वारा वायु, जल, जंतुओं द्वारा होता है। निषेचन, द्विनिषेचन पाया जाता है। आप जानते हैं द्विनिषेचन। आप अंड कोशिका के अंदर आप देखें इस प्रकार की कोशिकाएं तीन इधर दो बीच में बनती हैं, इसे कहते हैं भ्रूणकोश। भ्रूणकोश कहा जाता है, ये भ्रूणकोश है। तीन कोशिकाएं, बीच में मध्य में दो कोशिकाएं। जब नर युग्मक आता है परागकण के अंकुरित होने के बाद, यहाँ परागकण अंकुरित होगा, इसमें दो, एक जो है अंड कोशिका से मिलेगा, ये अंड कोशिका है, और यहाँ पर 2x कोशिकाएं, 2x प्लस एक नर युग्मक मिलकर के 3x बनाएगा। ये त्रिगुणित कोशिकाएं हैं जो कि भ्रूणकोश बनाता है, ये भ्रूणकोश बनाएगा।
और एक्स एक्स ये मिलकर के 2x बनाएगा, ये क्या बनाएगा, भ्रूण बनाएगा। इस प्रकार ये द्विनिषेचन कहलाता है। और त्रिगुणित से भ्रूणपोष बनता है, जो कि परिवर्धित भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। इस प्रकार निषेचन के बाद अंडाशय से फल बनता है और बीजांड से बीज का निर्माण होता है, जिसमें एक छोटा नवोद्भिद सुरक्षित रहता है। धन्यवाद। ये हमारा अध्याय पूरा होता है। अगले सेशन में नया अध्याय हम पढ़ेंगे, लेसन पढ़ेंगे। यह सामग्री मैंने संस्कृत शिक्षा में कक्षा 11 की सामान्य विज्ञान की पुस्तक से ली।